चलिए दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमें कक्षा 12वीं का जो नागरिक शास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जैसा कि आप जानते हैं उसमें दो किताबें हैं। दो किताब में से आपकी जो दूसरी किताब है उसका फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस चैप्टर को हमें पढ़ना था। और ये जो चैप्टर है पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ऐसा चैप्टर है जहां पर पेपर में हर साल आपको 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलता है। और मैं यूं नहीं कह रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र जो है उनको देख ले, जो पिछले वर्ष के जो पेपर हुए, जो वर्ष 2024 में पेपर हुए उनको देख ले, आपको पता चलेगा कि राष्ट्र निर्माण से सीधा हमेशा 5 नंबर से 4 नंबर तक प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा अद्भुत, बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा लोकप्रिय होगा। और आप लोगों का ऐसा ही प्यार और सहयोग हमको मिलता रहेगा। चलिए देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यदि कोई चीजें ना समझ में आए तो कमेंट आप लोग के लिए सदा खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यदि आप इस वीडियो को एक लाइक करते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं। जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा। तो चलिए, जैसा कि चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और जैसा कि दोस्तों मेरी आदत है, जो हमारे पुराने बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि जैसा कि मेरी आदत है, जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने से पहले जो चैप्टर का जो नाम होता है उस नाम का पहले मैं व्याख्या करता हूँ कि आखिर किसी भी चैप्टर का नाम एनसीईआरटी ने यही क्यों दिया। देना था तो कुछ और भी दे सकते थे। अगर मुझे कपड़ा पहनना था तो मैं किसी भी कलर का पहन सकता था या किसी भी तरह का पहन सकता था। इसी तरह का क्यों पहना? क्योंकि मेरी इच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ इस तरह के कपड़े पहनने में। तो ठीक उसी प्रकार आखिर राष्ट्र निर्माण की चुनौती एनसीईआरटी ने यही नाम क्यों दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक शब्द आ रहा है राष्ट्र। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां दिया है तो सवाल होता है राष्ट्र शब्द का ही क्यों प्रयोग किया, देश का शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे ना। जरा आप मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सवाल उठता है एनसीईआरटी ने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में राष्ट्र शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, देश का भी प्रयोग कर सकते कि देश निर्माण की चुनौतियां, इस तरह की चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का ही प्रयोग क्यों किया। और सवाल उठता है राष्ट्र और देश में क्या अंतर होता है। कुछ लोगों को राष्ट्र नहीं मालूम, कुछ लोग को देश नहीं मालूम है, दोनों में अंतर नहीं मालूम था। उसको बताता हूँ, देखिए बात समझिएगा। राष्ट्र और देश में क्या अंतर है। जो देश होता है, देखिए जो देश होता है उसमें अंतर समझिएगा। देखिए जो देश होता है ये एक भौगोलिक इकाई, जो देश होता है इसकी 4 विशेषता होती है। पहला, जो देश होता है एक भौगोलिक 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 इकाई है, भौगोलिक क्षेत्र। जो देश होता है एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, जनसंख्या। तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए सरकार होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, संप्रभुता, संप्रभुता। देखिए देश और राष्ट्र में यही अंतर होता है कि जो देश था उसके पास क्या ये 4 चीजें होनी चाहिए। यदि किसी भी देश के पास यदि वो 4 विशेषताएं हैं तो वो देश है। जैसे किसी भी देश के पास तभी उसको देश कहेंगे जब उसके पास क्या भौगोलिक क्षेत्र हो। यानी भारत है, भारत के पास अपना एक भूभाग है, एक निश्चित भूभाग है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। दूसरा, उस भौगोलिक क्षेत्र पर जनसंख्या हो। मान लो भौगोलिक क्षेत्र हो लेकिन जनसंख्या ना हो, लोग है ही ना हो, तो देश कहाँ का। तो जनसंख्या भी होनी चाहिए। यदि जनसंख्या है तो उस जनसंख्या को चलाने के लिए, उस जनसंख्या के नियोजन के लिए, उस जनसंख्या की देखरेख करने के लिए क्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए। एक क्या, एक सरकार होनी चाहिए। और जो सरकार हो, किसी सरकार हो, इनके द्वारा संचालित की जाए, इनके द्वारा क्या संचालित की जाए, यानी संप्रभुता है। यानी इनकी जो फैसले, इनका जो फैसला है ये खुद ले सके, यानी हमारा फैसला हम स्वयं ले सके, हमारे पास संप्रभुता हो, तो उसको हम क्या एक है देश कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझे कि जैसे जब भारत गुलाम था तो भारत के पास क्या भौगोलिक क्षेत्र था। ऐसा नहीं कि हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, भौगोलिक क्षेत्र था। हमारे पास जनसंख्या भी था, जनसंख्या था कि नहीं था, लोग थे, सरकार था, सरकार भी थी, ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद,
अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन हुआ, सरकार भी था, ब्रिटिश सरकार भी थी, संसद भी था, न्यायालय भी था, पुलिस भी था, बैंक भी था, रेलवे भी था, सब कुछ था, सरकार था, लेकिन क्या था, संप्रभुता नहीं था। क्या था? संप्रभुता नहीं था। यानी संप्रभुता यानी हमारे फैसले हम नहीं लेते थे, कोई हमारा फैसला कोई और लेता था। इसलिए भारत उस समय एक देश की हैसियत नहीं रखता था। आप इसको बुरा मत मानिए, लेकिन वास्तविकता है। लेकिन जो कि आज भारत के पास भौगोलिक क्षेत्र भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है और संप्रभुता है। आपने पढ़ा कि भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है कि हम अपने फैसले हम खुद ले सकते हैं। किसी को अधिकार नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे फैसले, हमारे निर्णय ले या हमारे निर्णय में कोई दखल अंदाजी करे। ये एक राष्ट्र होता है। अब चलते हैं, जानते हैं कि यह एक देश होता है। अब जानते हैं कि राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र क्या होता है। लेकिन राष्ट्र को जानने से पहले यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, ठीक है, उपयोगी है। अब देखिए राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र जो है एक मनोवैज्ञानिक इकाई है। राष्ट्र क्या? एक मनोवैज्ञानिक इकाई है। मनोवैज्ञानिक इकाई का मतलब है यदि कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, क्षेत्रीयता आदि के स्तर, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक, संस्कृति, भाषाई, क्षेत्रीयता या आदि के स्तर पर आपस में जुड़ाव महसूस करता है किसी भी कारण से, तो क्या वो एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये पूरा विश्व है, ये मान लीजिए पूरा विश्व है, कोई 10 लोग यहाँ पर, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है और कोई यहाँ पर है, और सारे लोग जो है यदि भारत के राष्ट्र ध्वज का सम्मान कर, सारे लोग मान लीजिए ये भारत के नागरिक है पूरे विश्व में, कोई यहाँ पर है, 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 इस तरह के भारत के लोग हैं। अब मान लीजिए भारत का जो है राष्ट्र ध्वज है, या मान लीजिए भारत का क्या ये जो है राष्ट्र ध्वज है। अब मान लीजिए भारत का अगर ये राष्ट्र ध्वज है तो इस भारत राष्ट्र ध्वज कोई भी देखे सब उसका सम्मान करें, तो एक तरह से क्या ये राष्ट्र का निर्माण करें। क्योंकि भले ही उनका भौगोलिक क्षेत्र अलग, भले ही उनकी खान पान अलग, भले ही अलग क्षेत्र में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चिन्ह की वजह से, इस राष्ट्र ध्वज की वजह से ये आपस में एक जुड़ाव महसूस करते हैं। कोई भारत का कोई मैप देख ले रहा है और आपस में यह महसूस कर रहा है कि हम तो भाई भारत के नागरिक हैं, हम तो क्या भारत के जो है नागरिक, हम तो क्या भारत के नागरिक हैं, हम जो है क्या भारत के नागरिक हैं। तो भी क्या एक तरह से क्या राष्ट्र निर्माण है। तो राष्ट्र निर्माण यानी राष्ट्र जो होता है एक मनोवैज्ञानिक इकाई होता है। तो जो राष्ट्र होता है एक मनोवैज्ञानिक इकाई होता है जिसमें धर्म, भाषा, किसी अन्य चीजों से लोग एक दूसरे को अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं, उसको राष्ट्र कहते हैं। अब सवाल होता है ये एनसीईआरटी ने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्यों रखा, अब उसको हम जानते हैं। देखिए ठीक है, तो राष्ट्र ये होता है। अब देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर यह दिया कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, तो सवाल उठता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्यों लिखना होता था तो ये लिख सकते हैं कि देश निर्माण की चुनौतियां, लिखना था तो ये लिख सकते हैं कि देश निर्माण की चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां ही क्यों लिखा, इसलिए लिखा, उसका आप कारण जानिए। देखिए देश कभी भी टूट सकता है, देश है ये जरूरी नहीं कि देश टूट सकता है। देश जो होता है आज मान लो कोई देश हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल, वो कभी भी टूट सकता है। उस देश में कई सारे टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्र जो होता है यदि कोई देश राष्ट्र है तो कभी नहीं टूटता। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ऐसा समझिएगा, जब भारत आजाद हुआ था, तो पाकिस्तान भी बना था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे ब्रिटेन के, अमेरिका के, रूस के ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हुए, बहुत सारे ऐसे चिंतक हुए जिन्होंने कहा यार देखो भारत बड़ा अजीब देश है, भारत ऐसा देश है यहाँ पर इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे धर्म है, इतनी सारी भाषा है, इतनी सारी विविधता है, हर तरह की विविधता है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, वेशभूषा को लेकर, खान पान को लेकर, पहनावा को लेकर, इतनी सारी वेशभूषा, इतनी सारी विविधता है कि भारत जो है ये एक देश की हैसियत से ज्यादा चल गया तो 20 साल चल गया, 20 साल से ज्यादा क्या ये जो है नहीं चल पाएगा। ये क्या होगा, ये 20 साल बाद जो है
ये टूट के बिखर जाएगा। अब पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था कि पाकिस्तान में एक ही धर्म है, एक ही जात के लोग आमतौर पर है, भाषा भी बहुत ज्यादा है, विविधता नहीं, यानी भारत की तुलना में उतनी विविधता नहीं है। भारत की तुलना में यदि भारत में इतनी विविधता है तो पाकिस्तान में केवल बूंदे जितना ही विविधता है, बहुत ज्यादा विविधता नहीं है। तो लोगों ने कहा था भाई पाकिस्तान तो कभी नहीं टूटेगा, लेकिन हुआ क्या? 1971 में हुआ क्या? 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। अब ये जरूरी है कि पाकिस्तान के दो टुकड़ा हुआ, इसमें इंदिरा गांधी की भूमिका रही, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी भूमिका नहीं रही। एक तरह से पाकिस्तान की संरचना ऐसी थी कि पाकिस्तान टूटा। क्यों टूटा पाकिस्तान? हमारे देश में इतनी सारी जाति है, भाषा है, धर्म है, क्षेत्र है, इतनी सारी विविधता है, तो भारत तो टूटा नहीं। लोगों ने कहा था कि भारत टूट जाएगा 20 साल के अंदर, लेकिन भारत ना केवल टूटा ही नहीं, बल्कि हमने देखो अपने देश में 75वीं स्वतंत्रता दिवस, 75वीं गणतंत्र दिवस दोनों मना चुके हैं। हमने अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस, 75वां गणतंत्र दिवस मना चुके हैं। और जो पाकिस्तान जो कहा जाता है जो कभी नहीं टूटेगा, वो 24 साल में ही पाकिस्तान क्या टूट के दो देशों में बढ़ गया। आज भारत का कोई भी क्षेत्र ये नहीं कहता है कि हमें एक देश बना दो। क्या कभी बिहार बोलता है कि हमें एक देश बना दो? कभी कभी क्या कभी कर्नाटका बोलता है कि हमें एक अलग देश बना दो? क्या कभी हरियाणा बोलता है कि हमें एक देश बना दो? अरुणाचल प्रदेश बोलता है कि हमें एक देश बना दो? कभी भी भारत का कोई क्षेत्र नहीं बोलता एक देश बना दो। लेकिन आज स्थिति देखो, पाकिस्तान का बलूचिस्तान बोलता है हमको देश बना दो, सिंध बोलता है देश बना दो। आज वहाँ का हर क्षेत्र बोलता है, आवाज उठाता है कि देश बनने का। सेना ने दबाव कर रखा है, सेना का शासन ने दबा कर रखी है कि अलग देश नहीं बनने देंगे। सेना का शासन हटे तो क्या पता पाकिस्तान जो इतना बड़ा दिख रहा है आज 5 देश बन जाए। हो सकता है पाकिस्तान 5 देश बन सकता है। क्यों भारत नहीं हो रहा? वो हो रहा है। वजह क्या है? वजह क्या है? पाकिस्तान आज टुकड़ों पे बंटने को आया है, भारत नहीं। वजह है कि हमारे जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के जो नेता थे वो देश का तो निर्माण के साथ साथ वो जब हमारे देश आजाद हुआ तो हमारे देश के जो नेता थे वो क्या वो एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। क्योंकि जितने भी नेता थे वो जानते थे कि देश टूट सकता है लेकिन कभी राष्ट्र नहीं टूटेगा। क्या देश टूट सकता है लेकिन राष्ट्र कभी नहीं टूटता है। और जुल्फी अली भुट्टो जो 1971 के समय, जो वर्ष 1971 के दौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, वर्ष 1971 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे। उनसे पूछा गया था कि क्या कारण है कि पाकिस्तान दो भागों में टूट गया जबकि भारत नहीं टूटा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास नेहरू थे, पाकिस्तान के पास नेहरू नहीं थे। हालांकि इसके लिए उन्होंने बाद में माफी मांगा अपने देश के लोगों के लिए, लेकिन बात जो कहा उन्होंने सही कहा कि भारत के पास नेहरू थे। नेहरू नहीं, सरदार पटेल, इतने सारे लोग थे, महापुरुष थे जिन्होंने देश आजाद के बाद भारत को एक राष्ट्र के रूप में बना। क्योंकि राष्ट्र टूटता ही नहीं है, देश टूट सकता है, राष्ट्र नहीं टूट सकता। दूसरी बात, क्या आपने सभी सोचा है कि हमारे देश का राष्ट्र गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पशु है? जरूरत क्या है? राष्ट्रीय फल है, फूल है, पशु है, चिन्ह है, ये हुआ राष्ट्र की चीजें। जरूरत क्या है? जरूरत इस वजह से है क्योंकि जब किसी देश के पास राष्ट्रीय धरोहर होती है, राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय संपदा होती है, तो वो देश उतना ही मजबूत होता है। आज भारत के पास राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय जो है हमारे पास है पशु है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय फूल है, तमाम चीजें हैं राष्ट्रीय। क्यों? ये जो राष्ट्रीय चीजें हैं ये देश को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को, किसी भी भाषा समुदाय को कोई नहीं मानने रखता। लेकिन यदि आप भारत के राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर को यदि आप मानते हो तो हम भी मानेंगे, आप भी मानोगे। यदि आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हो, यदि आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हो, भले आप तमिलनाडु के, हम यूपी के, आप भी सम्मान करोगे, हम भी सम्मान करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय भावना है। क्योंकि हमारे देश के जो नेता थे वो जानते थे कि राष्ट्र का निर्माण को, क्योंकि राष्ट्र कभी नहीं टूटा, इसलिए उन्होंने क्या राष्ट्र का जो है निर्माण किया। इसलिए राष्ट्र कभी नहीं टूटता, देश टूट सकता है। इसलिए हमको इस चैप्टर में पढ़ना होगा कि लोगों ने जब राष्ट्र का जब निर्माण करना चाहा तो राष्ट्र निर्माण में कौन सी चुनौतियां आई थी, किस तरह की चुनौतियां आई थी। और इस वजह से राष्ट्रीय चीजें होती हैं ताकि एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, लोगों में अब मानसिक रूप से जुड़ा रहे, मानसिक एकता रहे, मानसिक भावनात्मक रूप से एकता रहे, ताकि देश अखंड रहे। अखंड रखने के लिए ही ये राष्ट्रीय चीजें होती हैं।
यदि किसी देश में राष्ट्रीय चीजें ना हो तो लोगों का जुड़ाव नहीं होता है, इसलिए हमारे देश में देखो राष्ट्रीय चीजें हैं। आप जानते हैं राष्ट्रीय निर्माण की कौन सी चुनौतियां थी? एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय निर्माण की कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया है। एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय निर्माण की कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया है। पहला, कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया है। पहला, राष्ट्रीय निर्माण की इस चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत जो है इतना विविधता वाला देश है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, वेशभूषा को लेकर, पहनावे को लेकर, कि भारत को अखंड कैसे रखा जाए, अखंड कैसे रखा जाए, भारत को अखंड कैसे रखा जाए। दूसरी समस्या थी कि भारत में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ज्यादा आबादी वाला है, कोई कम आबादी वाला, धन के आधार पर, भाषा के आधार पर कैसे सबको समान रूप से रखा जाए, कैसे सबका विकास किया जाए, कैसे सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शौचालय, स्वास्थ्य कैसे दिया जाए। इस तरह की चीजें उस समय राष्ट्र के समय एक चुनौतियां थी, एक समस्या थी। और ये भी चीजें थी कि कैसे जो है देश की जो है तीसरा जो समस्या थी, तो पहला अखंड कैसे रखा जाए, दूसरा था कि संविधान या कहें लोकतंत्र को कैसे, लोकतंत्र, पहला ये समस्या था कि भारत को अखंड कैसे रखा जाए, दूसरी समस्या थी कि लोकतंत्र ही कैसे कायम रखा जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों में लोकतंत्र आया गया, आया गया, आया राम की तरह आया, गया राम की तरह गया, ऐसा भी हुआ। तो ये होता था कि लोकतंत्र जो है कैसे जो है लोकतंत्र जो है कैसे उसको क्या कायम रख सकते हैं, लोकतंत्र जो है कैसे हम कायम रख सकते। तो अखंड राष्ट्र निर्माण को समझ सकते हैं कि भारत को कैसे जो है अखंड रखा जाए, भारत में लोकतंत्र को कैसे जो है कायम रखा जाए, कायम रखा जाए। और इसमें कैसे तीसरा था कि भारत के सभी लोगों को कैसे जो है बुनियादी जरूरतें, बुनियादी आवश्यकताएं, सभी चीज को, सारी चीजें जो है उपलब्ध करवाई जाए। तो बुनियादी आवश्यकता कैसे दी जाए, बुनियादी आवश्यकता। तो तीसरी चुनौती थी कि बुनियादी आवश्यकता कैसे दी जाए। इस तरह की क्या लोकतंत्र में उस समय जो है समस्या थी, एक चुनौती थी। किसके लिए? हमारे राष्ट्र निर्माण के नेताओं के सामने, कि किस तरह से जो है इन सभी चीजों को वो देखे। तो उस समय हुआ क्या, अब देखिए, ये राष्ट्र निर्माण की मुख्य रूप से चुनौती थी कि अखंड कैसे रखा जाए, लोकतंत्र को कैसे कायम रखा जाए, और जो बुनियादी और जो आवश्यकताएं हैं इन सभी चीजों को किस तरह से जो है हम जो है बना कर रखे। अब इसके लिए हमारे देश के जो राजनेता थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत अच्छी एक रणनीति अपनाया था, जिससे भारत ने तीनों चीजें किया था, अखंड भी रखा था, लोकतंत्र भी रखा था, और बुनियादी जो आवश्यकताएं थे वो सारी चीजें उन्होंने दिया था। अब कैसे दिया था उसको मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाता था। सबसे पहले हम अखंड पे आ जाते हैं, अखंड में लिख दूं, पहले मैं लिख दूं अखंड। अब अखंड कैसे किया, देखिए, जब भारत आजाद हुआ था, ये भारत गुलाम वही रहने देते, जब गुलाम था तो आप भारत को ऐसे समझिएगा, ये मान लीजिए भारत है। जब भारत जो है जब गुलाम था, ये पाकिस्तान वाला ही क्षेत्र भी लीजिए, जब भारत जो था जब गुलाम था तो भारत में दो तरह के क्षेत्र थे, एक था राज्य था, एक था प्रांत। जब भारत गुलाम था तो भारत में दो क्षेत्र थे, एक था राज्य, एक था प्रांत। अब राज्य प्रांत में क्या अंतर था, जो उस समय जो राज्य होता था उस राज्य में डायरेक्ट जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण चलता था, डायरेक्ट वहां पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया जो गवर्नर होता था, जो गवर्नर जनरल होता था, उसका डायरेक्ट क्या यहाँ पर नियंत्रण होता था, क्या डायरेक्ट जो है नियंत्रण होता था। और जो प्रांत होते थे ये एक तरह से रियासत होते थे, जहां पर वहां के जो राजा महाराजा जो अपने पैतृक सत्ता के आधार पर, मेरे बाद मेरा बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, इस आधार पर यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर रानी की अनुमति से वहां के जो राजा जो थे वो क्या करते थे, शासन करते थे। तो भारत जब गुलाम था तो दो तरह की चीजें थी, एक राज्य था, एक प्रांत था। राज्य में क्या होता था, डायरेक्ट गवर्नर का, ब्रिटिश गवर्नर का, वायसराय का डायरेक्ट वहां पर शासन होता था। और जो प्रांत होता था उस प्रांत में राजा महाराजा ही शासन करते थे। बस फर्क इतना था, जो भी करते थे
वो क्या करते थे, महारानी की इच्छा अनुसार करते थे, रानी की इच्छा अनुसार करते थे, उनके आज्ञा पे करते थे, अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं करते थे। अब हुआ क्या, अखंड रखने के लिए, देश के लिए, जब भारत आजाद हुआ, जब भारत जो है हमारा जो है, जब भारत जो है हमारा जो है, जब भारत जो है हमारा, जब भारत हमारा आजाद हुआ, अब मैं हमारे साथ थोड़ा सा आप समझने का प्रयास किए, जब हमारा भारत आजाद हुआ, जब भारत हमारा आजाद हुआ, तो आजादी के समय हमको दो एक बहुत ही कीमतें मिली। यानी जब भारत आजाद हुआ तो ऐसे हमको आजादी नहीं मिली, इसके लिए हमको लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो कीमत क्या थी, पाकिस्तान के बंटवारे के साथ। यानी जब भारत आजाद हुआ तो भारत को एक बहुत बड़ी कीमत का भुगतान करना पड़ा, बहुत बड़ा एक कीमत चुकाना पड़ा, वो है पाकिस्तान के बंटवारे के साथ। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के साथ क्या, भारत और पाकिस्तान दो ये क्या देश का भी निर्माण हुआ है। तो आजादी तो मिली, लेकिन एक शर्त भी मिली, वो भी दो टुकड़ों में मिली, भारत और पाकिस्तान के रूप में क्या भारत आजाद हुआ। और जब भारत पाकिस्तान उस समय आजाद हुआ तो उस समय क्या हुआ, धर्म के नाम पर अंग्रेजों ने खूब लड़ा है, जिससे भारत और पाकिस्तान में, जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान और भारत दो देश बने। दोनों देशों में धर्म के आधार पर खूब मारकाट हिंसा खूब मच रही थी, और इतनी मारकाट हिंसा मची कि ऐसा माना जाता है कि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आबादी जो है, इस 10 लाख की आबादी मारी गई थी। यानी जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, ऐसा माना जाता है कि 5 लाख से लेकर 10 लाख लोग क्या, इस जो है बंटवारे में लोग मारे गए थे। हिंदू मुस्लिम के दंगों में क्या ये लोग मारे गए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि जब पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, तो बंटवारा कैसे हो रहा था, बंटवारे जब हो रहा था तो उस समय यह था कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान रहेगा और मुस्लिमों के लिए क्या, पाकिस्तान रहेगा। अब सवाल उठता है कि विचारधारा आया कैसे। ये विचारधारा आया ऐसे कि हुआ क्या कि 1906 में मुस्लिम लीग हुआ क्या कि 1906 में हुआ यह कि 1906 में मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी की स्थापना हुई, और आगे चल के इस मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को माना, द्विराष्ट्र सिद्धांत का विचार दिया। क्या, द्विराष्ट्र सिद्धांत का विचार दिया, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया इसने। क्या आप जरा समझिएगा, हुआ क्या कि जब 1906 में जब मुस्लिम लीग बना तो आगे चल के इसने क्या द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। इसने कहा कि भारत जो है ये आजाद होगा तो इसमें जो है दो राष्ट्र का इसने सिद्धांत दिया। कहा कि जो मुस्लिम है उस मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बनाया जाए, जो हिंदू है उनके लिए हिंदुस्तान या भारत देश बनाया जाए। इस चीज का इसने किसने सिद्धांत दिया, मुस्लिम लीग ने सिद्धांत दिया, जो मोहम्मद अली जिन्ना जो इसके नेतृत्व करते थे, इस मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते थे। ठीक है, और जब इसका मुस्लिम लीग का नेतृत्व को मोहम्मद अली जिन्ना ने करते थे, उन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान या भारत हो और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान में एक नए मुल्क का बनाया जाना चाहिए। तो शुरुआत में जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो कांग्रेस ने इसकी खूब आलोचना की, नेहरू पटेल सरदार ऐसे जितने भी लोग थे इन सब ने इसका क्या आलोचना किया कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत को नहीं मानते हैं, और ना तो पाकिस्तान जैसा कोई देश बने, इसका इन्होंने आलोचना किया। लेकिन आगे चल के जब देश आजाद हुआ तो उस समय स्थितियां ऐसी खराब होने लगी और अंग्रेजों की फूट डालो शासन नीति की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के दो टुकड़े कर दिया। और बाद में जो कि गांधी जी ने कहा था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर से होगा, पहले मैं मरूंगा फिर जो है देश का बंटवारा होगा, इस तरह की चीजें कहा था। अब बाद में गांधी जी को मजबूर होकर इस बंटवारे को मानना पड़ा। जब ये बंटवारा हुआ तो इसमें क्या हुआ, बंटवारा जब हुआ तो ये निर्धारण किया गया था कि जहां पर मुस्लिम आबादी है वो हिस्सा पाकिस्तान होगा, और जहां पर हिंदू आबादी है वो हिस्सा क्या मुस्लिम होगा। तो उस समय जो मुस्लिम थे वो भारत के पश्चिम में और पूर्व में, ये दो जगह, दो ऐसा क्षेत्र था, ये पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, ऐसा दो जगह था जहां पर मुस्लिम आबादी थी। ऐसा नहीं था केवल इन्हीं दो हिस्से पर क्या केवल मुस्लिम आबादी थी, अन्य भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां पर क्या मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पर क्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या
इन लोगों का कहा कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान होगा, जहाँ पर मुस्लिम आबादी नहीं है वो हिंदुस्तान होगा। तो ये जो दो क्षेत्र थे जहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या मुस्लिम आबादी थी, तो इन दोनों क्षेत्रों को, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र जो वर्तमान का बांग्लादेश है, ये वाला क्षेत्र क्या पाकिस्तान को सौंपा गया। ये पश्चिमी पाकिस्तान बना, ये पूर्वी पाकिस्तान बना। पाकिस्तान तो बना, लेकिन पाकिस्तान क्या दो टुकड़ों में बना। अब मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप चीजें जो है समझ पा रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आपको समझ में आ रहा है। तो जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान क्या दो टुकड़ों में बना, दो देश बना। पाकिस्तान जब बना तो दो टुकड़ों में बना, दो देश में बना। और ये हिस्सा हुआ पूर्वी पाकिस्तान, ये हुआ पश्चिमी पाकिस्तान, और ये जो हिस्सा हुआ ये भारत बना। और ये कह दिया गया था कि जो अपन एक देश से दूसरे देश से आना जाना चाहते थे, यानी यहाँ पर कोई हिंदू है अगर भारत में आना चाहते तो आ सकते हैं, यहाँ पर कोई मुस्लिम है अगर भारत पाकिस्तान में जाना चाहते तो जा सकते थे। तो बहुत सारे लोगों ने पलायन करना चालू कर दिया था। उस समय बहुत सारे लोग पैदल जाते थे और जाने के लिए केवल एक ही साधन था, वो था रेल, यानी ट्रेन ही साधन था। ट्रेन के मदद से जाते थे। तो जब लोग आते जाते थे तो बड़े पैमाने पर हिंसा हुए, बड़े पैमाने पर मारकाट हुआ, जिससे 5 से 10 लाख की आबादी क्या मारी गई। चुटपुट, बहुत चुटपुट नहीं, शुरुआती दौर में चुटपुट हिंसाएं हुई और लोगों ने सोचा कि हिंसा को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आगे चल के हिंसा बहुत उग्र हुई, बहुत बड़ी हुई। और क्या होने लगा, भारत में खूब खून खराबा हुआ। इस परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो इलाके हिंदू इलाके थे, जहाँ पर हिंदुओं की आबादी थी, वहां पर मुस्लिम जाना छोड़ दिए। और जो इलाका मुस्लिमों का था, जहाँ मुस्लिम बहुत संख्या थी, वहां पर हिंदू जाना छोड़ दिए, क्योंकि बहुत सारे दंगे हुए। 5 से 10 लाख लोगों क्या मारे गए। 5 से 10 लाख लोगों की आबादी जो है इस दंगे में मारे गए। बहुत सारे 5 से 10 लाख लोग मारे गए। जो लोग विस्थापित हो रहे थे, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आना चाहते थे, उनको रास्ते में मार दिया गया, काट दिया गया, उनके सामानों को लूट लिया गया। बहुत सारे महिलाओं से दुष्कर्म किए गए, उनको बलात्कार किया गया, बहुत सारे महिलाओं को जबरन शादी किया गया, बहुत सारे महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया गया। इस तरह की चीजें आपको हुए। और जो लोग, तो इसलिए जो लोग यहाँ से निकले थे यहाँ तक आने के लिए, तो सीमा पार ही नहीं कर पाए, सीमा पार करने से पहले ही मारे गए। बहुत सारे लोग बिछड़ गए, बहुत सारे लोग को अगवा कर लिया गया, कुछ कर दिया गया। और जो लोग सीमा पार करके मान लीजिए यहाँ पर आ भी गए, तो उनके रहने की समस्या, उनकी खाने की समस्या, उनके रोजगार की समस्या, दुनिया भर की क्या समस्या जो है आने लगी। क्या दुनिया भर की जो है एक तरह से क्या समस्या जो है आई, एक तरह की जो है समस्या आई। जो शरणार्थी हैं, जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए, या जो विस्थापित आए, जो विस्थापित करके आए, उनके लिए क्या, उनके लिए रोजगार, भोजन, कपड़ा, मकान, इस सब की जरूरत पड़ी कि अब इनको कैसे दिया जाए, इनको जो है कैसे दिया जाए। इस तरह की चीजों की क्या जरूरत पड़ी, क्या किसको पड़ी, भारत को पड़ी। और इसके लिए भारत ने बहुत सारे जो है निवास स्थल का निर्माण किया, जहां पर ये लोग रह सकते, शरणार्थी रह सकते थे। उनको कुछ भोजन, कपड़ा, कुछ इस तरह की जरूरत की चीजें क्या सरकार ने उस समय दिया। तो इस समय भारत जो था आजाद हुआ, और आजाद एक कीमत मिली, एक हिंसा मिली, और भारत को दो टुकड़ों में ये आजादी मिली। तो भारत तो अब इस तरह से अब आजाद हुआ। और जब भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ और ये पाकिस्तान बना, जब भारत आजाद हुआ, तो आजाद हुआ जब भारत, तो आजादी बाद क्या हुआ, उसमें अंग्रेजों ने फिर एक नई चाल चली भारत को तोड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत के सामने 3 विकल्प रखा। क्या उस समय भारत में 552 रियासत, सॉरी 565 रियासत है। उस समय पूरे भारत में 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों को अंग्रेजों ने क्या किया, 3 विकल्प दिया। पहला विकल्प ये दिया कि आप भारत में विलय कर लो, कि आप क्या भारत में मिल जाओ। दूसरा विकल्प दे दिया कि पाकिस्तान में चल जाओ, पाकिस्तान में चल जाओ। और तीसरा विकल्प दिया कि स्वतंत्र 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 रह जाओ, स्वतंत्र रह जाओ। तो स्वतंत्र रह जाए, तो भारत में या तो विलय कर लो, या तो पाकिस्तान में जाओ, या तो स्वतंत्र हो जाओ। तो अधिकांश राजा महाराजा खौफ देखने लगे कि क्या हम तो भाई स्वतंत्र रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि भाई हम क्यों किसी का अधीन रहे। तो बहुत सारे ऐसी रियासत हुए, बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, और बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो जब इस तरह अंग्रेजों ने किया, तो भारत के और भी टुकड़े होने की संभावना होने लगी।
ऐसा लगा कि कई सारे भारत के क्या टुकड़े हो जाएंगे, कई सारे रियासत क्या भारत से अलग हो जाएंगे। तो अब ये अलग हो जाएंगे तो अब क्या होगा, इसके लिए तब सरदार जो पटेल थे, क्या जो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल, जो सरदार पटेल है वो आ गए हैं और उन्होंने ये जिम्मा लिया कि भारत का एकीकरण करेंगे, भारत का अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक विलय पत्र का निर्माण किया, एक विलय 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 पत्र का उन्होंने क्या किया, निर्माण किया। उन्होंने क्या किया, विलय पत्र का निर्माण किया। अब एक सेकंड रुकिए दोस्तों, उन्होंने क्या किया, एक विलय पत्र का उन्होंने जो है निर्माण किया। और जो 565 रियासत थी, 565 रियासत में से 552 रियासत भारत को मिली थी। देखिए, जो 565 रियासत में से 552 रियासत भारत में आई थी, अब बाकी जो रियासत बची और पाकिस्तान को मिली थी। तो 552 रियासतों को इन्होंने क्या किया था, वो विलय पत्र दिया था और सबने जो है क्या किया था, उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए सरदार पटेल ने कैरेट और स्टिक कैरेट और स्टिक की उन्होंने नीति अपनाई, यानी 552 जो रियासत है वो विलय पत्र पर साइन कर ले, उसके लिए उन्होंने क्या, कैरेट और स्टिक की उन्होंने नीति अपनाई। अब एक कैरेट स्टिक का नीति क्या था, कैरेट का मतलब हुआ गाजर और स्टिक का मतलब हुआ डंडा। उन्होंने गाजर और डंडा की नीति अपनाई। अब ये गाजर और डंडा की नीति क्या थी, कैरेट का मतलब उनको कुछ प्रलोभन देना, यानी जिन रियासत जो थे जिनको भारत में विलय करना था उनको कुछ प्रलोभन देते थे इन 552 रियासतों में कि आप भारत में आ जाइए, हम आपको कुछ चीजें देंगे, जैसे प्रीवी पर्स देंगे, जिसके मदद से आप क्या पैसा जो है आपको मिलता रहेगा, सरकार देगी। उसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि अगर आप भारत में आ जाएंगे तो आप अपना राष्ट्र ध्वज का प्रयोग करेंगे, आप जैसे 21 तोपों की ये सलामी ले सकते हैं, अन्य चीजें मतलब आप कर सकते हैं, आपका अस्तित्व हम बना रहेगा। तो कुछ लोगों को कैरेट की मदद से क्या कुछ प्रलोभन दिया कि सलामी ले लोगे, आप अपने राष्ट्र ध्वज का प्रयोग कर सकते हो, अपने जो है आपको प्रीव्यू पर्स मिलेगा, इस तरह की चीजों का प्रलोभन किया। और डंडा यानी डराना, कुछ लोग ऐसे होते थे जो नहीं मानते थे, उनको ये डराते थे, वो बोलते थे कि देखो भारत की सेना देखा है, भारत की फौज देखा है, तुम इतू सा जो है, अगर तुम अलग रहना चाहते हो, भारत के पास सेना है, भारत के पास ये है, तुम तो पहले चारों ओर से भारत में घिरे हुए हैं, इज्जत से अपना जो है देश को अपने में विलय करो, नहीं विलय कर दोगे तो जनता तो विद्रोह कर देगी और अपना सेना 2 मिनट में नहीं लगेगा तुम्हारा जो क्षेत्र है भारत में मिलाने के लिए, और भारत में जो तुम्हें मिलाएंगे तो कुछ देंगे नहीं, और नहीं मिलोगे तो तुम्हारे राज्य की जो रियासत की जनता है वो खुद विद्रोह कर देगी और सेना को हमको समय नहीं लगेगा तुम्हारे राज्य को अपने में मिलाने के लिए। और अलग हो भी जाओगे तो कहाँ से तुम दूसरे देश से समझौता करोगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे करोगे, चारों तो भारत ही है। तो बहुत सारे लोग डर की वजह से क्या ये मान जाते थे। तो 552 में से 449 रियासतों ने क्या किया, इसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, कैरेट और स्टिक की नीति अपनाते हुए सबने विलय कर दिया। केवल 3 ऐसे क्षेत्र थे, केवल बस 3 क्षेत्र बचे, 1 2 और 3, केवल 3 ऐसे क्षेत्र बचे जिन्होंने विलय करने से मना कर दिया। एक था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तीसरा था जम्मू और कश्मीर। देखिए तो हुआ क्या, हैदराबाद, अब हैदराबाद जो था यहाँ पर था, हैदराबाद जो था आपका यहाँ पर था, और जो हैदराबाद था वर्तमान के तेलंगाना राज्य से भी बड़ा था। तो यहाँ पर जो हैदराबाद था, इस हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद के जो नवाब था उसको निजाम करते थे, ये मुस्लिम था और ये चाहता था अपनी सीमा को क्या पाकिस्तान में, शुरुआती में चाहता था कि अपनी सीमा को, अपने क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाने के लिए, और मोहम्मद अली जिन्ना भी इसको बहुत सारे सपने दिखा रहे थे। तो पहले तो नेहरू ने स्पष्ट रूप से मना कर भाई हम तुमको पाकिस्तान में नहीं मिलने देंगे, तो उसने ये विकल्प रखा कि हम क्या स्वतंत्र रहेंगे। तो सरदार पटेल उस समय स्पष्ट रूप से उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ना तो आपको
पाकिस्तान में मिलने देंगे, ना तो स्वतंत्र रहने देंगे, आपको भारत में विलय करने देंगे। उन्होंने हैदर निजाम के जो निजाम थे उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। और जब उन्होंने मना कर दिया था तो उस समय माउंटबेटन जो कि भारत में थे, माउंटबेटन भारत से गया नहीं था और उसने क्या किया, कंप्लेन कर दिया माउंटबेटन से कि सरदार जो पटेल है हमको डरा धमका रहे हैं, क्योंकि जब हमको अधिकार मिला गया हम ऑप्शन चुन सकते हैं, भारत पाकिस्तान या स्वतंत्र, तो हमको डराया जाता। तो माउंटबेटन ने क्या किया था, नेहरू के ऊपर दबाव डाला था कि आप सैन्य कार्रवाई इस तरह की चीजें नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते थे तो सरदार पटेल ने पुलिस को भेजा। क्या भेजा, पुलिस को भेजा। अब पुलिस की वजह से सैन्य कार्रवाई की और सैन्य कार्रवाई करके क्या किया, इस हैदराबाद को क्या अपने भारत में विलय करवा लिया और निजाम को मारपीट के भगा दिया और निजाम जो है पाकिस्तान चला गया। क्यों पुलिस कार्रवाई की, क्योंकि उस समय जनता भी चाहती थी कि हम जो है भारत मिले, प्लस निजाम के कुछ ऐसे लोग थे जो वहां पर मारपीट, खून खराबा, बलात्कार, इस तरह की चीजें भी कर रहे थे। तो पुलिस वहां पर एक मिशन चलाया गया और पुलिस ने जाकर वहां पर नियंत्रण किया और हैदराबाद का इस तरह से उसने विलय करवा लिया। तो बलपूर्वक भारत ने क्या किया, पुलिस की मदद से हैदराबाद का उन्होंने विलय करवा दिया। इस तरह से हैदराबाद भारत में विलय हो गया। अब आया जूनागढ़। जो जूनागढ़ था, ये जूनागढ़ यहाँ पर था, कुछ इस तरह का यहाँ पर जूनागढ़ था। और जूनागढ़ जो था ये कहता था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। सरदार पटेल ने स्पष्ट में मना किया, ना पाकिस्तान में जाने देंगे ना तो तुमको देश होने देंगे, भारत में मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या जन्म संग्रह करवाया गया। जन्म संग्रह मतलब एक तरह से वोटिंग कराया गया था, क्या पाकिस्तान में रहोगे कि भारत में रहोगे या खुद का देश बनोगे। तो 100 वोट जो पड़े थे इस बात पे पड़ेंगे कि भारत में रहेंगे और अधिकांश वोट इस बात पे पड़ा कि क्या कि हम भारत में रहेंगे। तो जन्म संग्रह से क्या जूनागढ़ को जो है भारत में क्या मिला लिया गया है। जूनागढ़ से क्या भारत को मिला लिया गया। तो जूनागढ़ से भी क्या भारत जो है ये क्या भारत में जूनागढ़ आ गया। अब रह गया जम्मू और अब रह गया कश्मीर। कश्मीर में क्या होता, अब देखिए कश्मीर का क्या मुद्दा था। अब कश्मीर आ गया। अब कश्मीर का क्या मुद्दा था, अब कश्मीर का क्या मुद्दा था। कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। अब हरि सिंह जो राजा थे वो हिंदू राजा थे और जो जनता थी मुस्लिम थी, यानी राजा हिंदू थे, जनता मुस्लिम थी। अब ये सोचते थे कि मैं पाकिस्तान में जाऊं कि मैं भारत में रहूं। तो एक नजर उन्होंने उठाकर उन्होंने पाकिस्तान में देखा, तो देखा कि पाकिस्तान बना ही धर्म के आधार पर। और उस समय उन्होंने सोचा कि मैं हिंदू राजा हूँ, यदि मैं पाकिस्तान में मिलूंगा तो मेरे हित सुरक्षित नहीं रहेंगे, मेरे आने वाले मेरे वंश सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया। फिर एक नजर उन्होंने भारत में देखा कि क्या मैं भारत में रह सकता, तो उन्होंने देखा कि जो पाकिस्तान, तो छोड़ दिया कि पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। अब उन्होंने भारत को देखा कि क्या भारत में हम रह सकते हैं, तो भारत में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। उसके लिए उन्होंने भारत के में देखा, तो ये देखा कि जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर एक व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला, एक व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला थे जो कश्मीर में लोकतंत्र के लिए आंदोलन करे। तो उन्होंने भारत में देखा कि अगर हम भारत में मिल जाएंगे तो कश्मीर में एक व्यक्ति है शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, यदि वो कश्मीर में को भारत में ला लेंगे तो ऐसे में भारत लोकतंत्र देश से लोकतंत्र चलने वाला है और भारत में क्या होगा, चुनाव होगा। और जब चुनाव होगा भारत में, जब चुनाव होगा तो होगा क्या, शेख अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे और शेख अब्दुल्ला क्या होंगे यहाँ पे सीएम यानी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इस तरह से इनका राजपट, इनका शासन चल जाएगा। तो उन्होंने देखा ना तो हम पाकिस्तान में मिल सकते हैं ना तो भारत में मिल सकते हैं। उन्होंने दोनों से कह दिया कि भाई हम जो है ना तो पाकिस्तान में जाएंगे ना तो भारत में। उन्होंने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे और भारत क्या इससे आपत्ति नहीं हुई, कहा ठीक है भाई तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो रह सकते, क्योंकि उस समय कश्मीर की परिस्थितियां ऐसी थी कि वो स्वतंत्र रह सकता था, इससे भारत को तो कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान जो तिलमिला सका कि ऐसा कि कश्मीर जो था वो कैसे हमसे चला गया, हैदराबाद भी चला गया, जूनागढ़ चला गया, और जो कश्मीर का था कि हमसे मिलेगा नहीं मिल सकता। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, कबाइलियों की भेष में कबाइलियों की मदद से जम्मू कश्मीर था उस पर क्या हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर जो था उस पर क्या उसमें क्या हमला करवा दिया, जम्मू कश्मीर पर हमला करवा दिया और जम्मू कश्मीर पर धीरे धीरे कब्जा करने लगा। और उसके बाद कब्जा जब करने लगा पाकिस्तान जो है, जब कब्जा करने लगा
तो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत से मदद मांगी कि हमारी मदद करिए। उस समय भारत के सेना मदद करने वाली थी, लेकिन माउंटबेटन ने मदद कर दिया। उन्होंने ये कहा कि देखो, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है और जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र रहना चाहता है। इस तरह से ये दो देश हो गए, यदि आप हस्तक्षेप करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा। और उस समय यूएनओ बन गया था 1945 में, अंतर्राष्ट्रीय संघ बन गया था, कहा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का उल्लंघन। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मदद नहीं कर सकते। मदद एक ही शर्त पे कर सकते हो, जब जम्मू कश्मीर जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। यदि हस्ताक्षर कर दे तो भैया जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा। तो हरि सिंह के सामने अब कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा था, खून खराबा हिंसा मार करता हुआ जा रहा था और जम्मू कश्मीर को क्या हड़पता हुआ जा रहा था, हड़पता हुआ कश्मीर को हड़पता हुआ जा रहा था। हरि सिंह के सामने कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने क्या किया था, विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया था और भारत में विलय को मंजूरी देती है। जैसे ही भारत को विलय पत्र पर क्या सिग्नेचर मिला, भारत ने सैन्य का कार्रवाई की पाकिस्तान के मदद, और जितने भी हिस्सा उन्होंने उसने कब्जा किया था उस सारे हिस्से को क्या उसने भारत ने मुक्त कराना चालू किया था। लेकिन पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था तो भारत का बड़े पैमाने पर क्या था, पैसा बर्बाद होता, क्योंकि भारत से बड़े पैमाने पर पैसा बर्बाद होता, क्योंकि युद्ध हो रहा था, नए नए अभी उभरे थे हमारे देश में, गरीब थी, बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, दुनिया भर की समस्या थी और भारत में समस्या थी। तो भारत अभी भी नया नया उभरा है, देश नया नया देश क्या अभी जो है यह उभरा है। तो उस समय अंग्रेजों ने एक नई चाल चली नेहरू के सामने। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम नेहरू, अभी तुम्हारा देश उभरा है, अभी तुम्हारे देश में पैसे कमी है, तुम्हारे लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, और तुम पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे हो, और पाकिस्तान के साथ युद्ध कर तुम अपना देश को क्यों स्थिति खराब कर रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास विलय पत्र है, विलय पत्र पे राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए, तुम इस बात को यूएनओ में ले जाओ ना, तुम्हारे पास तो सबूत है, तुम यूएनओ में ले जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये बात किसने कहा, ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा यूएनओ में ले जाओ, शांतिपूर्वक इसका समाधान करो। और नेहरू को सही भी लगा था। नेहरू को क्यों सही लगा, क्योंकि नेहरू उस समय जानते थे कि हमारे देश में पैसा नहीं है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे तो हमारे लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध विराम कर दिया और इस बात को क्या उन्होंने यूएनओ में ले गए। और जैसे ही यूएनओ में ले गए तो अमेरिका और ब्रिटेन जो कहा था कि तुम यूएनओ में ले चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, और जैसे ही गया तो उन्होंने ये दोनों क्या एकदम पलट गए, कहा देखो भाई ये भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, हम नहीं जानते, आप देखो। और तब से यूएनओ में ये मुद्दा गया, तब से जो ये मुद्दा क्या यूएनओ में अटका हुआ है, और तब से पाकिस्तान क्या कहता है, कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है। जिस हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा किया वो कहता है उसका, जबकि है हमारा, क्योंकि विलय पत्र में हमने सिग्नेचर किया। तो पाकिस्तान को कौन सा अधिकार होता है कि हमला करके वो ले ले, हमला करके वो ले ले। तो पाकिस्तान ने क्या किया, यूएनओ में हो गया, तब से वो यूएनओ में अटका हुआ। और पाकिस्तान ने बड़ा चालाक था, पाकिस्तान जो था बड़ा चालाक था, इस मुद्दे को ये हमेशा अटका रही है, कभी ना सुलझे, इसलिए इस वाले हिस्से को ऊपरी का कुछ हिस्सा था, ऊपरी का कुछ हिस्सा था जो अक्सर चीन के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग जो था लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर का जो जमीन था, इसने क्या किया, चीन को दे दिया, ताकि यहाँ पर चीन आ जाएगा तो कभी भी ये मुद्दा क्या निपटेगा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम तो पीठ को हमेशा भगा सकते हैं, लेकिन चीन को कैसे हटाएंगे। उसने कुछ हिस्सा क्या चीन को भी गिफ्ट में दे दिया दोस्ती के रूप में। तब से ये मुद्दा आज भी यूएनओ में अटका हुआ है और विवाद रहता है। विवाद क्या है, विवाद तो है ही नहीं, क्योंकि कश्मीर हमारा है तो हमारा ही ये बात खत्म। विवाद क्या है, कश्मीर हमारा है, इसने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है, और जिस दिन हमारा ताकत हुए, मजबूत हुए, हम पाकिस्तान चीन को पीट के बाहर करके ये अपना हिस्सा हम ले लेंगे, हिस्सा हमारा ही है, ठीक है। तो इस तरह से भारत को अखंड रखने के लिए इस तरह से हमने विलय पत्र को हमने बनाया और भारत को एकीकरण किया। हमने भारत को किस तरह से हमने जो है अखंड हमने जो किया, हमने क्या भारत को इस तरह से हमने अखंड किया। तो पहले में यह अखंड कैसे हुआ, इसे हमने क्या किया, हमने राष्ट्रों का हमने क्या रियासतों का हमने पुनः विलय किया। तो इस तरह से भारत को अखंड भारत का हमने निर्माण किया। तो पहली समस्या थी कि अखंड कैसे रखा है, तो अखंड रखने के लिए तरह तमाम समस्या आई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आज के वीडियो में इतने रहते हैं। कल के वीडियो में फिर हम जो है राष्ट्रीय का एकीकरण पढ़ेंगे कि राज्यों का पुनः निर्धारण कैसे हुआ, राज्यों का पुनः निर्माण कैसे हुआ, राज्यों के पुनः गठन कैसे हुआ, इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केवल हमको पहली ही चुनौती पढ़ना कि भारत को कैसे हम अखंड रख सकते हैं, इसके बारे में ही पढ़ना है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल के वीडियो में कैसे राज्यों का निर्माण हुआ, पुनः गठन हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ आप लोग के लिए, आप लाइक नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, बहुत बुरा लगता है, लेकिन प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और फिर आप जो है कल हमारे इसी चैनल में जुड़ सकते हैं पार्ट 2 के लिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।